हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, सूर्य ताप एवं तापमान। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद मैं प्रतिदिन आंसर राइटिंग, मेंस के लिए आंसर राइटिंग हम लोग यूट्यूब पर लेकर चलेंगे। प्रतिदिन 2 प्रश्न, उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, इसमें विधिवत चर्चा होगी। देखो, आप हम सूर्य ताप की बात करें और टेम्परेचर की बात करें, एक बात याद रखना, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये जो सोलर रेज आती है, सौर विकिरण जो आता है, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, ये जो सोलर रेडिएशन है इसे ही कहा जाता है सूर्य ताप। मतलब सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को पृथ्वी पर कहा जाता है सूर्य ताप। और पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ध्यान देना इस बात को, यह पृथ्वी है, यह सूर्य है, सूर्य से जो सोलर रेडिएशन आता है पृथ्वी पर, उसे सोलर रेडिएशन को कहा जाता है सूर्य ताप। और पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन करती है उसे कहा जाता है भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यदि समूची पृथ्वी की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी चीज तो यह है परिचय कि पृथ्वी पर सूर्य ताप और भौमिक विकिरण के बीच एक संतुलन बना रहता है। हमेशा ध्यान दो, हम पृथ्वी की बात करें, समूचे पृथ्वी पर भौमिक विकिरण एवं सूर्य ताप के बीच संतुलन बना रहता है। लेकिन कहीं सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है और कहीं भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होती है। अब एक बात याद रखना, जैसे ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सूर्य है। अब ध्यान देना इस बात को, स्वाभाविक है जहां सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेंगी, वर्टिकल, वहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, और जहां उसकी किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी का जब अध्ययन किया गया तो कहीं सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है और कहीं भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा है। प्रश्न यह उठता है, किन किन अक्षांशों के बीच सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी और किन किन अक्षांशों के बीच सूर्य ताप की मात्रा कम होगी।
या भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी। यदि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, ये इक्वेटर, 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें, ये 90 अंश की बात करें, 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें, 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच सूर्य ताप ग्रेटर देन 90 विकिरण 90 से लेकर सूर्य, हम ताप की बात करें, ध्यान देना इस बात को, जब संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया गया तो यह देखा गया 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है, भौमिक विकिरण की मात्रा कम है। अर्थात पृथ्वी ताप ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और भौमिक विकिरण के रूप में ताप को कम छोड़ती है। इसको इस तरह कहा जा सकता है कि पूरी बात ध्यान देने इस बात को, 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है, भौमिक विकिरण की मात्रा कम है और पृथ्वी सूर्य ताप के रूप में ताप को एब्जॉर्ब करती है और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। अब एक चीज सोचो, यह इक्वेटर है, हम जैसे जैसे इक्वेटर से इधर बढ़ते चले जाएंगे, 0 अक्षांश रेखा से 38 उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, स्वाभाविक है सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा और जब किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। इस इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सूर्य ताप होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि सन रेज इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ता है, लंबवत पड़ता है। अब एक चीज सोचो, 38 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच सूर्य ताप ज्यादा होगा, भौमिक विकिरण कम होगा, इसलिए इन क्षेत्रों में हमेशा तापमान ज्यादा होता है। लेकिन 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, यहां किरणों का झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा गिर जाएगी, भौमिक विकिरण की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज ध्यान देना, यह इक्वेटर है, यह 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, ए, बी, सी और डी की बात करें, ध्यान देना, ए पर सूर्य ताप की मात्रा सबसे ज्यादा होगा, बी पर उसकी अपेक्षा कम होगा, सी पर और कम होगा, डी पर और कम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा और सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी, परंतु भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब हमेशा ध्यान दो, 38 अंश
उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच सूर्य ताप की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। उसके सापेक्ष भौमिक विकिरण की मात्रा कम होती है। सूर्य ताप ग्रेटर देन भौमिक विकिरण, इसलिए 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच तापमान सदैव ज्यादा होता है। पर इसकी बात करें, हम जैसे जैसे टोटल 100% मान लो, पता चला 50% सूर्य ताप है तो 50% भौमिक विकिरण। यदि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसकी मात्रा कम होती जाएगी। यदि ये 51 होगा तो भौमिक विकिरण 49 हो जाएगा। ये 60 होगा तो भौमिक विकिरण 40 हो जाएगा। ये 70 होगा तो भौमिक विकिरण 30 हो जाएगा। अब देखो, हमेशा ध्यान देना, हम जैसे जैसे 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर पोल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। मान लिया जाए 100% है, 50% सूर्य ताप और 50% भौमिक विकिरण। ध्यान देना, सूर्य ताप 51 हुआ तो भौमिक विकिरण 49, सूर्य ताप 60 है तो भौमिक विकिरण 40। इसका अर्थ यह है कि सूर्य ताप की मात्रा बढ़ रही है, भौमिक विकिरण की मात्रा कम हो रही है। 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच ऐसा ही होता है। लेकिन यदि 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें तो स्थिति पलट जाएगी और भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये 51 हुआ, ये 49 हुआ, ये 60 हुआ, ये 40 हुआ, ये 70, ये 30। यदि ये सूर्य ताप है और यह भौमिक विकिरण है तो हम जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती जाएगी और भौमिक विकिरण की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी ताप का उत्सर्जन उतना ज्यादा होगा, अर्थात ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा। और जैसे जैसे ताप अंतरिक्ष में चलता चला जाएगा पृथ्वी का ताप गिरता चला जाएगा। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए ए, बी, सी, हम डी की बात करें, ए पर भौमिक विकिरण ज्यादा होगा, सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन जब बी पर जाएंगे, बी नामक प्लेस पर जाएंगे और सूर्य यदि यहां चमक रहा है तो जब बी पर जाएंगे तो किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। ध्यान देना इस बात को। देखो आप, ए पर किरणों का झुकाव कम है, बी पर ज्यादा है और सूर्य की किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा सूर्य ताप की मात्रा कम होगी और सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और भौमिक विकिरण की मात्रा में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी ताप का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा और ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है पृथ्वी का ताप गिरता चला जाएगा। इसलिए ए नामक प्लेस पर भौमिक विकिरण ज्यादा होगा, उससे ज्यादा बी नामक प्लेस पर होगा, उससे ज्यादा सी नामक प्लेस पर होगा और सबसे ज्यादा डी नामक प्लेस पर होगा। तो जैसे जैसे हम यहां से पोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं, स्वाभाविक है भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक है ताप क्या होगा? गिरता चला जाएगा। जैसे इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए ए नामक प्लेस है, भौमिक विकिरण यहां ज्यादा हो रहा है तो इस ए नामक प्लेस पर तापमान यदि 20 डिग्री है तो बी पर भौमिक विकिरण और ज्यादा होगा तो वहां तापमान गिर के 10 डिग्री हो जाएगा। सी पर भौमिक विकिरण और ज्यादा होगा तो पृथ्वी के ताप गिर करके 0 डिग्री हो जाएगा। डी पर सबसे ज्यादा भौमिक विकिरण होगा तो यहां ताप हो सकता है गिर करके -10 हो जाए। इसका अर्थ यह है कि एक तो सूर्य ताप की मात्रा कम हो रही है तो पृथ्वी ताप को कम ग्रहण करती है और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ेंगे भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती जाएगी। यदि भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक है ताप गिरता चला जाएगा। चूंकि पोल पर, ध्रुवों पर भौमिक विकिरण सबसे ज्यादा होता है, सूर्य ताप की मात्रा अत्यंत कम होती है, इससे पोल पर
तापमान हमेशा माइनस में बना रहता है। अब एक चीज सोचो, एक प्रश्न कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक वे कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, फैक्टर जिससे सूर्य ताप प्रभावित होता है? उसमें पहला रीजन है सूर्य की किरणों का झुकाव। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, हम सूर्य की किरणों के झुकाव की बात करें, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, इसको इस तरह समझो आप, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये आपका कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। सूर्य यहां है, इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। अब ध्यान देना इस बात को, इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और किरणों का झुकाव बढ़ा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, हमेशा ध्यान दो, सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी, परिणामतः तापमान गिरता चला जाएगा। इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये टॉर्च है, टॉर्च को मान लीजिए सूर्य, ये टॉर्च है। अब एक चीज सोचो, टॉर्च को जितना ज्यादा दूर ले जाओगे, टॉर्च का प्रकाश फैलता चला जाएगा, और जितना ज्यादा फैलेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा कम होती चली जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, जब टॉर्च को करीब ले जाते हो तो टॉर्च का पूरा प्रकाश एक निश्चित एरिया को कवर करता है, तो निश्चित एरिया में प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है। पर जैसे जैसे हम टॉर्च को दूर ले जाते हैं, टॉर्च का प्रकाश फैलने लगता है, और जितना ज्यादा फैलेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में टॉर्च के प्रकाश की मात्रा कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वह अंधेरा छाया रहेगा। यहां भी वही चीज है। सूर्य की बात देखो आप, इक्वेटर पर किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, स्वाभाविक है, यहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। पर जैसे 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 हम दूर चलते चले जाते हैं, किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाता है, और किरणों का झुकाव बढ़ा तो ये किरण, हमेशा ध्यान दो, एक निर्धारित क्षेत्र में इनकी मात्रा कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्च के एग्जाम्पल याद रखना, ये सूर्य का प्रकाश एक कम एरिया को कवर करता है, हम जैसे जैसे किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है उतने ही प्रकाश को अब जितना बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है, परिणामतः एक निर्धारित क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा कम होती चली जाती है। और जब सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये ए नामक कोई प्लेस है, ये बी नामक प्लेस है, ये सी नामक प्लेस है, ये डी नामक प्लेस है। हम जैसे जैसे ए से डी की ओर बढ़ रहे हैं, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। यदि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी।
यह हमेशा ध्यान देना इस बात को, किरणों का झुकाव। इसका मतलब यह है कि सूर्य ताप की मात्रा कहां कम होगी और कहां ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कि सूर्य कहां चमक रहा है। यदि सूर्य इक्वेटर पर चमकता है तो पोल की बात करें, हम पोल की बात करें, जब पोल की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी। पर यह कंडीशन तब है जब सूर्य इक्वेटर पर चमकता है। मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है, यह इक्वेटर है, यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, सूर्य यहां चमक रहा है। ध्यान देने इस बात को, सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो स्वाभाविक है उस कंडीशन में सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ेगी? कर्क रेखा पर। यदि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो सूर्य ताप की मात्रा कहां ज्यादा होगी? कर्क रेखा पर। मान लिया जाए कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। इसलिए यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि 21 जून को सूर्य ताप की मात्रा कहां ज्यादा होगी, तो आंसर होगा कर्क रेखा। मान लिया जाए कोई प्लेस दे दिया, कोई प्लेस है ए, कोई प्लेस है बी, प्लेस है सी और प्लेस है डी। कई बार यूपीएससी क्या करेगा कि शहर का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए भोपाल शहर दे दिया, भोपाल। कई बार ऐसा होता है कि विकल्प दे दिया उसने भोपाल, दूसरा शहर दे दिया चंडीगढ़, तीसरा नाम दे दिया चेन्नई, मान लिया जाए, और चौथा नाम दे दिया मान लो कराची। प्रश्न यह पूछेगा इनमें से किस शहर में जून के मध्य जून में सूर्य ताप की मात्रा सबसे ज्यादा होगी? मध्य जून, और मध्य जून का मतलब है लगभग 15 जून। और यह पता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, 21 जून को। इसका मतलब यह है कि 15 जून के आसपास सूर्य कर्क रेखा के पास होगा, और सूर्य जहां होगा वहां सूर्य की किरणें वर्टिकल लंबवत पड़ेगी, और जहां लंबवत पड़ेगी वहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। अब एक प्रश्न, ये 4 शहर हैं, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कराची। प्रश्न ये पूछेगा इनमें से किस शहर में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी? एक बात याद रखना है, मुझे ये बात हमेशा याद रखना है कि इन चारों शहरों में से कौन सा शहर ऐसा है जो कर्क रेखा के करीब है। जो कर्क रेखा के करीब होगा वहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। इन चारों शहरों में भोपाल कर्क रेखा के करीब होता है। यह भोपाल कर्क रेखा के करीब है। इसका मतलब यह है कि जून के मध्य में भोपाल में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। एक बात याद रखना है। अब एक चीज सोचो, जब हम इक्वेटर से साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध। इसको ध्यान से देना इस बात को, यह आपका उत्तरी गोलार्ध है, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है। सूर्य चमक रहा कर्क रेखा पर। हम जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। और दक्षिण में यदि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ा तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। सूर्य ताप की मात्रा यदि कम होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब सोचो,
जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो गर्मी टेम्परेचर कम होगा, परिणामतः शीत ऋतु आएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, शीत ऋतु की हम बात करें, शीत ऋतु की स्थिति पैदा होगी क्योंकि सूर्य चमक कहां रहा है? कर्क रेखा पे। याद रखना है, सूर्य यदि कर्क रेखा पर चमकेगा, कर्क रेखा पर चमकता है तो स्वाभाविक है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप यहां तापमान अत्यंत कम हो जाएगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है और सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को। इसे दक्षिणी गोलार्ध में जून के महीने में ठंड पड़ती है, पर यदि सूर्य चमक रहा है मकर रेखा पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? किरणों का झुकाव कम होगा। हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएंगे किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो ठंड बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो एक बी सी डी और ई की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ए पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, उससे कम बी पर होगी, उससे कम सी पर होगी, उससे कम डी पर होगी और सबसे कम ई पर होगी। और मकर रेखा पर सूर्य चमकता है 22 दिसंबर को। इसका मतलब है कि दिसंबर के महीने में यदि देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाती है। इस मैप को देखो, हम जैसे जैसे ए से ई की ओर बढ़ेंगे सूर्य ताप की मात्रा ए ज्यादा होगी, उससे कम बी पर, उससे कम सी पर, उससे कम डी पर और सबसे कम होगी ई पर होगी। सूर्य ताप की हम मात्रा की बात करें, अब एक प्रश्न उठता है, आपने अक्सर सुना होगा कि यदि यहां उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा, शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करें, मान लिया जाए यह भारत है, यह इक्वेटर है, ध्यान दो यह आपका मकर रेखा है। सूर्य यदि मकर रेखा पर चमकता है तो जैसे जैसे दक्षिणी भारत से हम उत्तर भारत की ओर बढ़ते चले जाते हैं सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो ठंड बढ़ती चली जाएगी। इसलिए दक्षिणी भारत की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, मान लिया जाए यह इंडिया का मैप है, ए यहां बी, यहां सी, यहां डी और यहां ई। सूर्य चमक रहा मकर रेखा पर, यह आपका इक्वेटर है, यह आपका मकर रेखा है, सूर्य यहां चमक रहा है। तो जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं तो किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक है। ए की बात करें, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, उससे कम बी पर, उससे कम सी पर, उससे कम डी पर और सबसे कम ई पर होगी। इसका मतलब है जहां सूर्य ताप की मात्रा सबसे कम होगी वहां तापमान सबसे कम होगा, हमेशा ध्यान दो। इसका मतलब है कि आपने अक्सर देखा होगा कि दक्षिणी भारत में ठंड नहीं पड़ती है, उत्तरी भारत में ठंड पड़ती है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं ठंड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उत्तरी भारत में सूर्य की किरणों का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, जबकि दक्षिणी भारत में सूर्य की किरणों का झुकाव कम होता है। अब यदि आपसे प्रश्न यह पूछा जाए ए बी सी डी और ई और सूर्य चमक रहा है कहां पर? मकर रेखा पर, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सबसे न्यूनतम तापमान कहां होगा? आंसर क्या होगा मेरा? ई।
ई आंसर क्यों होगा? क्योंकि यहां सूर्य की किरणों का झुकाव सबसे ज्यादा है, इसे ई पर सूर्य ताप की मात्रा सबसे कम होगी, अतः यहां तापमान भी सबसे कम होगा। पहली रीजन। आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की यदि बात की जाए तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, आखिर ऐसा होता क्यों है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहला रीजन। दूसरा जो रीजन है वायुमंडल की मोटाई। मैप देखो आप, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, सूर्य यहां चमक रहा है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, सूर्य की किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, सूर्य की किरणें उतने ही ज्यादा वायुमंडल की मोटाई को तय करेंगी, और जितनी ज्यादा वायुमंडल की मोटाई को तय करेंगी, सूर्य ताप का अधिकांश भाग उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प भी है, वायुमंडल में धूल कण भी है। अब एक चीज सोचो, सूर्य चमकता है इक्वेटर पर, यहां किरणें वर्टिकल पड़ रही हैं, हम जा रहे हैं गोलार्ध की तरफ, पोल की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ, इक्वेटर से साउथ, तो किरणों का झुकाव बढ़ता चला गया, और किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, वायुमंडल की मोटाई उतनी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, और वायुमंडल की मोटाई जितनी ज्यादा तय करनी होगी, स्वाभाविक है सन रेज का अधिकांश भाग स्कैटर्ड हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा, परिणामतः सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी। तीसरा जो रीजन है, तीसरा दिन की अवधि। द ड्यूरेशन ऑफ डे। दिन की लंबाई। या दिन की अवधि की बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को, पृथ्वी दिन में सूर्य ताप को ग्रहण करती है और रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। देखो कैसे पृथ्वी दिन में सूर्य ताप को ग्रहण करती है और रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। पृथ्वी कैसे करती है और क्यों करती है? मान लिया जाए कि दिन की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, स्वाभाविक है सूर्य ताप उतने ही ज्यादा ग्रहण होगा, क्योंकि पृथ्वी दिन में सूर्य ताप को ग्रहण करती है। अब दिन की लंबाई और रात की अवधि डिपेंड करते हैं सूर्य की स्थिति पर। जैसे ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ध्यान देना, सूर्य यहां चमक रहा है, यदि सूर्य चमकता है इक्वेटर पर तो दोनों तरफ सूर्य की किरणों का झुकाव समान होगा। हम इक्वेटर की बात करें, ध्यान देना इस बात को, इक्वेटर पर सन रेज वर्टिकल पड़ता है, लेकिन जब इक्वेटर से दोनों तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, तो दोनों गोलार्धों में
सूर्य ताप की मात्रा बराबर होगी। इसलिए दिन और रात दोनों बराबर होंगे। पर यदि, हमेशा ध्यान दो, पर यदि सूर्य चमकता कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव कम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा होगा। परिणाम क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। अब एक चीज सोचो, जब सूर्य चमकता कर्क रेखा पर, तो स्वाभाविक है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब एक चीज सोचो, गर्मी के मौसम में क्या होता है? दिन की अवधि लंबी होती है, लंबी, और रात की अवधि छोटी। पूरी बात ध्यान देना, गर्मी के मौसम में दिन की अवधि लंबी होती है, रात की अवधि छोटी होती है, और पृथ्वी दिन में सूर्य ताप को ग्रहण करती है। इसका मतलब है कि गर्मी के मौसम में जब दिन की अवधि लंबी होगी तो सूर्य ताप की मात्रा भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि यदि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। परिणामतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होगी, परिणामतः उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। किंतु दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। परिणामतः उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, और शीत ऋतु में दिन की अवधि छोटी होती है, रात की अवधि बड़ी लंबी होती है। एक बात याद रखना है, दिन की अवधि छोटी होगी तो फिर पृथ्वी सूर्य ताप को कम ग्रहण करेगी, रात की अवधि लंबी होगी तो पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा करती है। जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है, भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन कम होता है। किंतु शीत ऋतु में रात केवल लंबी होती है, दिन केवल छोटी होती है, तो पृथ्वी सूर्य ताप को कम ग्रहण करती है और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा करती है। अब एक बात याद रखना है, यह ध्यान देना है कि रात की अवधि कब लंबी होगी और दिन की अवधि कब लंबी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत की बात करें, यह इक्वेटर है, यह मकर रेखा है। ध्यान देना इस बात को, यह इक्वेटर है, यह मकर रेखा है। यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य की किरणों का झुकाव कम होगा। हम जैसे जैसे उत्तर भारत की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। परिणामतः ए, बी, सी, डी और ई की बात करें, हम जैसे जैसे ए से ई की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। और सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है, दिन की बात करें, दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, रात केवल लंबी होती चली जाएगी। ए पर दिन की अवधि बड़ी, हम जैसे जैसे ए की ओर बढ़ेंगे, दिन की अवधि छोटी होती चली जाएगी। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिसंबर में दिन की अवधि कहां लंबी होती है? तो ध्यान दो, ए, बी और सी, डी दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में भारत में ठंड का मौसम होता है। इसका मतलब है ए में दिन की अवधि सबसे लंबी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। तो ई में दिन की अवधि सबसे छोटी होगी, लेकिन दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि क्या होगी? लंबी होगी।
इसका मतलब है ई में रात की अवधि सबसे ज्यादा लंबी होगी, ए में रात की अवधि सबसे ज्यादा छोटी होगी, और पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। तो भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन वहां सबसे ज्यादा होगा जहां रात की अवधि सबसे लंबी होगी। और इन ए बी सी और डी ई प्लेस में रात की अवधि सबसे ज्यादा लंबी ई नामक स्थान पर है। इसे भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन भी ई नामक स्थान पर होगा। एक बात याद रखना है आपको, मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यूपीएससी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम रट तो लेते हैं, यूपीएससी क्या करता है, ये प्लेस दे देगा या भारत का शहर दे देगा, फॉर एग्जाम्पल ये सारे शहर दे देगा और ये पूछेगा कि इन्हें भौमिक विकिरण की मात्रा डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में समझाइए, और हम गलत करके चले आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा आपसे कि यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्यतः लोग गलत करते हैं क्योंकि वे लोग रटने पर विश्वास करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो प्रश्न कैसे बनेगा और कहां हम गलतियां करते हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे दिन की लंबाई या दिन की अवधि सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती है। आगे हम बात करेंगे कि सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने में वायुमंडल की क्या भूमिका है, वायुमंडल की अवस्था क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।